नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। विदेश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस थे। तमिलनाडु के कन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक के घायल होने की खबर है। पहले खबर आई कि हादसे में घायल हुए कुछ लोगों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुछ अफसर बुरी तरह से घायल हुए हैं। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर आने लगी। शाम तक ये खबर आई कि हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा है जो पुरुष है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि ये जनरल रावत ही हैं, लेकिन देर शाम सबसे बुरी खबर आई कि जनरल रावत नहीं रहे। उनकी पत्नी मधुलिका की भी मृत्यु हो गई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु पर ट्वीट किया। लिखा, तमिलनाडु के कन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल श्री बिपिन रावत जी व उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुखद है। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत जी सदैव याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। ये लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि आई एम डीपली एंग्यूज्ड बाय द हेलीकॉप्टर क्रैश इन तमिलनाडु इन विच वी हैव लॉस्ट जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ एंड अदर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्स। दे सर्व इंडिया विद तो अपने ट्वीट में श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति, उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। ट्वीट किया गया, जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। अपने ट्वीट में ये लिखा है और देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने ट्वीट में श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसे दुखद खबर बताते हुए उन्होंने लिखा, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद घटना में खो दिया है। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे। उन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरा गहरा दुख। तो दुख व्यक्त किया है अमित शाह ने भी। गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, तमिलनाडु में एक आज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। तो सभी राजनेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट किए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हूँ, देश के प्रधानमंत्री हूँ, महामहिम राष्ट्रपति हूँ, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, सभी ने ट्वीट करते हुए सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ जो सेना के ऑफिसर्स जिनका निधन हुआ है, उन सभी पर गहरा दुख जाहिर किया है। मथुरा की मार्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सपा पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के समय जिस पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी, आज बीजेपी सरकार में उसी पैसे को तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूमि की अपनी महत्वता है। ये वही भूमि है जहां पर जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमि को धन्य किया था। याद करिए, जब दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ इस तरह देखती थी कि ये माँ गंगा प्रभु श्री राम की भूमि है, पिछली सरकार ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया।
सपा पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश को दंगों और लूट खसोट की पहचान दी थी। तो मथुरा में 200 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई और मांड विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक साथ बांके बिहारी और राधे रानी की इस भूमि पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां के विकास की दृष्टि से आज यहां पर संपन्न हो रहा है। इस भूमि ने 5000 वर्षों से धर्म, सत्य, न्याय के साथ साथ उल्लास और उमंग का माहौल कैसे होना चाहिए इसका संदेश भी दिया है। ये वही भूमि है जिस भूमि पर जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के माध्यम से इसे धन्य किया था और जिस भूमि के कारण अपनी लीलाओं के माध्यम से आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के समाज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया था। ब्रजभूमि के कण कण में, रज रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला आज भी विराजमान है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। किसान आंदोलन पर फैसला कल होगा। कल मीटिंग के बाद आंदोलन पर फैसला होगा। सरकार के प्रस्ताव से किसान सहमत हैं। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दी गई। किसान संगठन ने सरकार से एक चिट्ठी मांगी है और संगठन ने केंद्र को कल तक का समय दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 9 तारीख को यानी कि कल एक और मीटिंग होनी है और आंदोलन वापस लेने को लेकर कल मीटिंग में फैसला एसकेएम की ओर से लिया जाएगा। आंदोलन पर कल फैसला होगा और आज की जो बैठक हो उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है उस पर किसान सहमत हैं, लेकिन आंदोलन की वापसी का फैसला कल की बैठक में होगा। पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। राकेश जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक थी, क्या कुछ रहा आज की मीटिंग में, अगर आप बता सकें। आज की बैठक में ये रहा कि जो हमने प्रस्ताव दिए थे वो मान लिए सबने, उसको पक्के कागज बना के दे दे, एक बैठक का स्वरूप करके उसको फाइनल टच पे उस पर करें और कल तक ये करें। कल फिर 12-1 बजे यहाँ मीटिंग है, उसमें हम सब लोगों से प्रस्ताव पास करवाएंगे। ये कल जिन 3 बिंदुओं की चर्चा हो रही थी, असहमति थी, सहमति दे दी, लेकिन कच्चे पर्चे पे दी, कच्ची पहले से दी और उसे पक्के कागज पे दे दे बना के। गृह मंत्रालय के गृह मंत्री पक्के कागज भेज दो। और क्या, किस तरीके से आप पूरे आंदोलन को आज समाप्त करते हुए देख रहे हैं? आज कहाँ कर रहे, किसने कहा समाप्त कर रहे? समाप्त मैं बोल रहा हूँ, पूरा आंदोलन जिस तरीके से चला, ठीक चल रहा आंदोलन। ये अभी बहुत लोगों को दुख है कि 1 साल से जो परिवार है वो बिछड़ने का उनको दुख है। ये दुख रहेगा, ये दुख हमेशा हमें रहेगा कि ये आदमी कहाँ मिलेंगे फिर। सरकार से आपने बोला था कि पंजाब सरकार के तर्ज पर 5 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, जिस पर जो पूरे हरियाणा ने मना करा अभी। हाँ, तो उस पर अभी भी कहीं ना कहीं अगर सरकार नहीं मानती है तो बात अटकती है। अरे मानती नहीं भाई, हरियाणा नहीं मान देंगे, हरियाणा झेल लगा। हरियाणा में जारी रहेगा फिर ऐसा।
करेंगे, अभी तो आराम करने दो इन्हें, करेंगे, मान जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई। किसानों की जीत इस तरीके से इसको देखा जाए है एक समझौता है, ये समझौते के आधार पे इसको मानना चाहिए। ये ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, एक सरकार से एक समझौता हुआ है, समझौता है। इसमें ना किसी की हार ना किसी की जीत, एक समझौता है। इसमें बहुत खोया, बहुत पाया, बहुत नए अनुभव मिले, नए आंदोलनकारी देश में तैयार हुए, नौजवान की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही। उन्हें ज़मीन अपना हक कैसे मांगेंगे वो ट्रेनिंग यहाँ से ली, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड ये था। अब ये जो लोग जहाँ पे भी जाएंगे, पूरे देश दुनिया में जाएंगे, अपने हकूक़ की आवाज़ उठाएंगे, वो ट्रेनिंग इनकी हो चुकी है। ये जाएंगे और देश, समाज, दुनिया उसकी। बहराइच के मटेरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा मेरठ की रैली में दिए गए बयान पर पलटवार किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये गुंडे लोग हैं, गुंडागर्दी करवाना चाहते हैं और अभी से गुंडई शुरू कर दिए हैं। कोई भी किसान इनके बेकाबू में आने वाला नहीं है। हमारे संवाददाता से खास बातचीत में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा का एक भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की सोच भी नहीं सकता। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अखिलेश यादव ने रैली में ये कहा है कि किसानों अपना आक्रोश जारी रखो। ये क्या संदेश है? ये लोग गुंडागर्दी करवाना चाहते हैं, इनका नेचर है गुंडागर्दी का, और अभी से गुंडई करना शुरू कर दिए हैं। उसी कारण तो जनता इनको बाहर कर दिया है, आगे भी बाहर कर देगी, क्यों आने देगी। आप सत्ता बनाएं गरीबों की सेवा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए। संगठन, सत्ता, सरकार मिलकर सेवा करते हैं। आप ट्रस्ट चलाते हैं, लोकतंत्र चलाते हैं। सपा में एक भी यादव कार्यकर्ता सपने में नहीं सोच सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन ये जो संदेश उन्होंने किसानों को दिया है, इसको लिए क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं दे रहे हैं, वो अपने काम में काम लगे रहे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका कोई संदेश जनता नहीं सुनने वाली है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह ने साफ तौर पे कहा कि ये गुंडागर्दी करते हैं और ये जो संदेश देते हैं, इसका संदेश किसान सुनने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। और जिस तरीके से लगातार भाजपा जो है वो सपा पे प्रहार कर रही है, उससे देखना ये होगा कि 2022 में ये प्रहार किस तरीके से काम आता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी। और इसके अलावा किसान मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ किसान आंदोलन कर रहे थे, उसको लेकर भी किसान बिल वापस ले लिए गए। विरोधी लोग किसान आंदोलन की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बेबी रानी मौर्य से बातचीत के हमारी संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने देखी रिपोर्ट। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी आज हमारे साथ हैं और जानेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सामने खड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या है रणनीति, ये हम जानने की इनसे कोशिश करेंगे। बेबी जी, आप नमस्कार, आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी आप? चुनाव बहुत नज़दीक है। देखिए, चुनाव तो वाकई नज़दीक है और चुनाव हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो एक ही जो हमारा नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कर रहे हैं। अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी बहुत मजबूती तरीके से खड़ा है, चाहे उनका एक एक मकसद हो गया है कि कुछ भी करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, चाहे दुश्मन को दुश्मन से हाथ मिलाना पड़े, और वही मेरे ख्याल से आज आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या देश का किसान, हालांकि अभी कल के सामने एक अपना जवाब दिया है कि आंदोलन समाधान की ओर है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही में किसानों की बात करें तो किसान भी बीजेपी के साथ हैं और आंदोलन का समाधान की ओर है, ये आप भी बता रही हैं मुझे। और जब हमारे प्रधानमंत्री ने अपने तीनों कानून वो वापस ले लिए, जबकि वो छोटे किसान के हित में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने वापस ले लिया, तो अब ऐसा कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अब ये मुद्दा बना रहे हैं कुछ ऐसे लोग जो उनकी आड़ में अपना जो उल्लू सीधा करते थे। मैं तो ये भी कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी? क्योंकि राष्ट्र की पार्टी मानी जाती है, विकास का मुद्दा रहेगा या जातिवादी का मुद्दा रहेगा? क्योंकि आप वहाँ से इस्तीफा देके एक राज्यपाल की कुर्सी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष की कुर्सी पे आज आपने बड़ा रिस्पॉन्सिबल पद संभाला है, तो क्या कारण रहा? क्या आपको पिछड़े वर्ग के लिए चेहरा उतारा जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ
पिछले 28 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी कार्य होंगे वो हम करेंगे, ये हमारा दायित्व है। और आपने जो कहा, मैं इसलिए भी लौट के राजनीति में आ गई कि दलितों के, गरीबों के, पीड़ितों के, जिन्हें बड़ी अपेक्षा थी अन्य पार्टियों से, उनके वो कार्य नहीं हुए। उसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना देके, शौचालय बनवा के, सामूहिक विवाह करके, बच्चियों के सामूहिक विवाह हो दलित बच्चियों के। इसके अलावा हमारी बेटियां जो पढ़ नहीं पाती थी, गरीब परिवार की, वो बीए तक निःशुल्क शिक्षा लें, घर घर विद्युत के कनेक्शन पहुंचा दिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाएं अप्रिशिएट कर रही हैं, मान रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। तो ये थी हमारे साथ उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी। इनका बड़ा सरल स्वभाव से उन्होंने सब हमारे सवालों का जवाब भी दिया है। विशेष तौर से महिलाओं के लिए बोला है कि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि महिला थाने में असुरक्षित पहुंचे। उनका उद्देश्य ये था कि थाने में जाए, अपनी समस्या को लेकर बिल्कुल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित में काफ़ी काम कर चुकी है, लेकिन सुरक्षा के साथ जाए, क्योंकि महिला है तो सुरक्षा की बिल्कुल बात बनती है। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। अमेठी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मोहसिन रजा मंत्री ने कांग्रेस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है, वो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 60 साल कांग्रेस को देखा, जो एक शौचालय तक तो नहीं दे पाए, वो आज महिलाओं को 40% आरक्षण क्या देंगे। मोहसिन रजा ने कहा कि कांग्रेस के वादे लोक लुभावन छलावी हैं। आज कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लुप्त हो चुकी है, लिहाजा अब प्रियंका वाड्रा जी जो उत्तर प्रदेश में बार बार आ रही हैं, ये अपने परिवार के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आ रही हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस को कोई जानता ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस बला का नाम है। और जो बात उन्होंने कही कि हम रिजर्वेशन देंगे, 40% महिलाओं को देंगे और ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये लोक लुभावने वादे 60 वर्षों कांग्रेस को झेला है देश ने। आतंकवाद की आग में भी झोंका, भ्रष्टाचार की आग में भी झोंका। अब कोई छलावे में कांग्रेस के आने वाला नहीं है। एक शौचालय तो आप दे नहीं सके, तो महिलाओं को 40% रिजर्वेशन की बात आप किस मुंह से करने आई हैं यहाँ पर। अब खबर मेरठ से है, जहां पर राज कॉलोनी में रहने वाले सेना के जवान नगेंद्र कुमार, उनकी पत्नी सविता देवी के साथ विधायक संगीत सोम के गनर सत्येंद्र ने मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक संगीत सोम का गनर सत्येंद्र मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ितों ने बताया कि सिपाही सत्येंद्र खाली प्लॉट में कपड़े सुखाने नहीं देता है, आए दिन विधायक की धमकी देता है और इस पूरे मामले में सेना के जवान ने एसएसपी ऑफिस से लेकर थाने तक में शिकायत दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि मुकदमा दर्ज करने की बजाय जांच का खेल खेला जा रहा है। लखनऊ में जारी धारा 144 आने वाली 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जेसीपी एलओ पीयूष मोडियो ने ये निर्देश जारी किए हैं कि आगामी त्योहारों को, साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए धारा 144 जारी रहेगी। स्विमिंग पूल पहले की तरह अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। राजधानी में लागू धारा 144 को लेकर इंडिया न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 अभी आगे भी जारी रही। आपको बता दें, पूर्व में ही धारा 144 राजधानी लखनऊ में जारी थी और उसके बाद अब इसको बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया है। और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि राजधानी लखनऊ में धारा 144 है वो लागू रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान 25 दिसंबर का जो दिन है वो मनाया जाता है पर्व के रूप में। उसके साथ ही जो 31 दिसंबर है, साथ ही नववर्ष का जो पर्व है वो मनाया जाता है। साथ ही कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो भी जरूरी निर्देश है उनका पूरी तरीके से पालन है वो किया जाना है। साथ ही जो कई सारी विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं हैं वो भी आयोजित होगी। इस दौरान तमाम सारे निर्देश है उनका जो पालन है वो पूरी तरीके से कराया जाना है। और साफ तौर में वर्तमान में भारतीय किसान संगठनों के अलावा विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा जो प्रस्तावित धरना है उससे शांति भंग हो सकती है। इसको लेकर धारा 144 है वो लागू रहेगी। और साफ तौर पर आपको बता दें, इसके अलावा स्विमिंग पूल है वो पूरी तरीके पहले की तरह ही अभी भी बंद रहेगा, नहीं उसके भी निर्देश है वो जारी किए गए हैं। कोरोना काल में जो गाइडलाइन जारी की गई उसका पूरी तरीके से पालन किया जाना। साथ ही आपको बता दें, विधानसभा के आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन है वो नहीं हो सकता। तमाम सारी गाड़ियों के आने प्रतिबंध है, यानी ट्रैक्टर ट्राली है, घोड़ा गाड़ी है, बैल गाड़ी है, भैंसा गाड़ी, तांगा गाड़ी, उसके अलावा किसी प्रकार
ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर जैसे जो चीज़ें वो यहाँ पर नहीं आ सकती। उसके अलावा हथियार आना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और इसको लेकर जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। धारा 144 है वो लागू रहेगी और ऐसे में जो भी धारा 144 का उल्लंघन करता है तो ऐसे लोगों पर नियमानुसार है वो कार्रवाई की जा सकती है। साफ तौर से लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये दिशा निर्देश है वो जारी किए गए, यानी धारा 144 है वो आने वाली 5 जनवरी तक लागू रहेगी। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।